तो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी ऐसे कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जेकर बहुत दिन ले आप मन कहत घलो रहा कि एकर वीडियो चाहिए। तो अगर पहला टॉपिक जो सबले जरूरी है अभी, काबर के अभी आप मन के प्राथमिकता एडीओ रहीस, तो एडीओ और मुख्य परीक्षा दोनों में, बाकी प्रारंभिक परीक्षा में भी एकर क्वेश्चन आते चाहते, तो ओइला ध्यान रखत है और रखत अपन तय करे हैं कि अब आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वाला श्रृंखला ला शुरू कर दो। तो शुरू करता हूँ, हिंदी में आता हूँ। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 वाली, जो 2024-25 में काम आएगी, और ग्राम उद्योग है टॉपिक का नाम। एडीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, जिसका आंकड़ा ज्यादा मिल नहीं पाता है, पर यहाँ इसके बाद ये शिकायत आपको नहीं रहेगी। ज्यादा बातें नहीं करते, आते हैं सीधा टॉपिक पे। पहले आते हैं छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड पर। तो अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जो बेसिक हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या कि इसकी स्थापना या इसका गठन जो है वो कब हुआ। तो इसका गठन जो है वो हुआ जुलाई, देख पा रहे हैं, 20 जुलाई साल 2001 गठन का आपको डेट मिल जाएगा, 20 जुलाई साल 2001। यहां मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि खादी बोर्ड हमारे पास पहले से नहीं था। खादी बोर्ड हमारे पास था, पर हम एक नए राज्य के रूप में जब सृजित हुए तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ के लिए पृथक खादी बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ी, और इसीलिए एक अधिसूचना जारी की गई, छत्तीसगढ़ अधिसूचना क्रमांक 344 116 ग्राम उद्योग 2001। ये नहीं याद करना है, बस ये बताना चाह रहा हूं कि एक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया कि एमपी खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो पहले संचालित हो रहा था, उसके सभी विधान जो पहले से लागू थे उनके सहित राज्य एक नए बोर्ड का गठन कर रहा है। यानी हमने सारे विधान जो मध्य प्रदेश में पहले से शामिल थे उनको एडॉप्ट किया, विधियों का अनुकूलन आदेश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ऑफ कोर्स ग्राम उद्योग है और खादी है, तो वस्त्र यानी खादी वस्त्र, सूती वस्त्र, साथ साथ इसके अलावा विभिन्न ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा दे करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और शोषण रहित समाज की स्थापना करना, जहां वो अपने प्रोडक्ट का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। ये नहीं कि वो कम मूल्य प्राप्त करें, उनके प्रोडक्ट हो ज्यादा वैल्यूएबल और विपणन की असुविधा के कारण उन्हें औने पौने दाम पर बेचना पड़े। तो ग्रामोद्योग बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आपको उचित मूल्य भी मिले। आई होप क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं, तो अगली स्लाइड पर हम इसके डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ग्रामोद्योग हथकरघा के लिए क्या कार्य कर रहा है। पहले तो हथकरघा यानी हैंडलूम वाला जो है उस पर समझते हैं। लूम कहते हैं वो डिवाइस जिसमें गांधी जी सूत काटते थे, वही वाली। तो हथकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रीढ़ या नींव के रूप में देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग है, चाहे वो हमारे देवांगन समाज के लोग हों जो बुनकर समाज में बहुत बड़ा हिस्सेदारी रखते हैं, या फिर बस्तर अंचल में पाए जाने वाले पनका समाज के लोग हों। इन लोगों का काफी योगदान दिखाई देता है जुलाहा वाला कार्य करने में, यानी बुनकर वाला कार्य करने में। तो उनके लिए तो खास तौर पे कार्य करता है ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग। तो रोजगार उपलब्ध कराता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम बनता है। राज्य के बुनकर जितने भी हैं, उनकी पारंपरिक धरोहर, हमारे यहाँ के कई ऐसे वस्त्र हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आज उनका बहुत महत्व है, उस पर वो कार्य करता है। साथ ही साथ उनका आर्थिक लाभ तो हो गई ऑफ कोर्स, और उनके पूरी कम्युनिटी यानी समुदाय के विकास में भी कार्य करता है हथकरघा उद्योग। आई होप यहाँ तक डाटा क्लियर है। अब थोड़ा समझते हैं आज के डेट यानी साल 2024 अंतिम आंकड़े आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ कितने हैंडलूम यानी कितने चरखे संचालित हो रहे हैं, कितनी समितियां बनी हुई है और कितने बुनकर रजिस्टर्ड है। तो हमारे पास 3 डाटा है। कार्यशील करघा यानी कितने लूम्स संचालित हो रहे हैं, उनकी संख्या है 20,100 यानी 20,100। बुनकर समितियां, जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लिए, इसको तो आप अच्छे से याद रखेंगे, यह 343 यानी 343 बुनकर समितियां संचालित हो रही है। बुनकरों की संख्या जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या है 60,300 60300।
तो हमारे पास 3 डाटा आ रहा है, उसमें भी मैं आपको कहूंगा कि बुनकर समिति को थोड़ा खास ध्यान देंगे। इस तरह के आंकड़े काफी पूछे जाते हैं। बुनकरों की संख्या जो है वो 60,300 है, जबकि कार्यशील करघा 20,100। काफी मेहनत का काम है, सूत काटना, उसको इकट्ठा करना, धागों की रंगाई बुनाई, और तो जटिल प्रक्रिया। उस जटिल प्रक्रिया में औना पौना मूल्य मिले अगर आपके प्रोडक्ट का तो निराशा होगी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड यही सुनिश्चित करता है कि आपके बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट में बढ़िया प्राइस, अच्छी वैल्यू मिल सके, ताकि आर्थिक सुदृढ़ीकरण संभव हो सके। आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से आंकड़े हैं इससे संबंधित। तो हमारे पास खादी ग्राम उद्योग का क्षेत्र और विस्तार, इससे काफी क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या विस्तार। तो अगर ये क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, कोसा उत्पादक क्षेत्र हमारे यहाँ कौन कौन से। कोसा उत्पादक में मेन जो है वो अपना रायगढ़ जिला है, मेरा जिला इसलिए पहले नाम ले रहा हूँ, जांजगीर चांपा है, और अभी शक्ति चूंकि अलग हो चुका है, नया जिला बन चुका है। तो अगर आप थोड़ा भी इस आसपास के हैं तो आप जानते होंगे चंद्रपुर जो है बहुत फेमस है कोसा कपड़े के लिए, कोसा वस्त्रों के लिए। तो कोसा के लिए चूंकि चंद्रपुर और वो शक्ति जिले का हिस्सा है, तो अब हमको शक्ति जिला भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो रायगढ़, जांजगीर चांपा और साथ ही साथ शक्ति, खास तौर पे चंद्रपुर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सूती वस्त्र पूछे तो कोसा अपनी जगह। अब सूती पे आते हैं। 9 केंद्र हैं हमारे यहाँ, 9 ऐसे बड़ी जिले हैं जहां पर सूती वस्त्रों के लिए काम हो रहा है। इसमें रायपुर है हमारा राजधानी क्षेत्र, दुर्ग है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, महासमुंद, कवर्धा भी है, धमतरी, अंबिकापुर यानी कि सरगुजा जिला, और जगदलपुर, यानी कुल हो रहे हैं 9। ज्यादा जटिल नहीं है, कोशिश करेंगे याद करने का तरीका भी देख लेते हैं अपन। र वाला एक साथ कर लीजिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइएगा। तो आप रायपुर राजनांदगांव का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके बाद और जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा होगा या आसपास संभाग के आधार पे कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, आप वो बना सकते हैं। पर कोशिश ये करिए कि जो बड़े जिले हैं, रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, सब आसपास लगे हुए जिले ये तो है ही है। महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर, इतने हैं। आप संभाग आधारित पे भी बांट करके इनको याद रख सकते हैं, पर याद तो रखना पड़ेगा। 9 जिले हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए। पर अब आगे बढ़ते हैं। परंपरागत साड़ी जो हमारे यहाँ के लिए खास तौर पे जानी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य को हालांकि अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई सिल्क साड़ी बढ़िया या कोई बढ़िया कोसे की साड़ी प्रोड्यूस नहीं होती होगी। जीआई टैग बड़े बड़े राज्यों को मिल रहा होता है और उनका काफी नाम चल जाता है। हम भी आवेदन कर रखे हैं और वो मिलना अभी पेंडिंग है। मिल जाता है तो इसका खास तौर पे उपलब्धि होगा हमारे राज्य का। तो बस्तर में सोनमणि या सोनामणि साड़ी चलती है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपके लिए सोनमणि या सोनामणि साड़ी। तो ये जो वृद्ध महिला आपको दिख रही है, उसकी साड़ी का रंग सफेद और उसके किनारे जो है, ये बॉर्डर्स जिसको बोलते हैं, यहाँ किनारा, ये जो किनारा, ये कत्थई रंग का आपको दिखाई देगा। बस्तर में रहने वाला एक समुदाय है, पनका समुदाय, वो इन साड़ियों को प्रोड्यूस करता है। पूरी तरह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ऑफकोर्स रेसे तो प्राकृतिक हैं ही, रंगों का प्रयोग भी प्राकृतिक होता है और इसको ही कहते हैं सोनमणि या सोनामणि साड़ी। इसको पनका साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 9,000 या 10,000 के मूल्य से मिलना प्रारंभ होता है। ये बस्तर की खास पहचान है। इसके लिए हम अभी आवेदन कर रखे हैं जीआई टैग के लिए। यदि ये प्राप्त हो जाता है, हालांकि आवेदन की 1 साल हो चुका है, पर अगर ये प्राप्त हो जाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक उपलब्धि होगी। तो बस्तर की सोनमणि या सोनामणि साड़ी याद रखेंगे। बस्तर के पनका जाति के लोग तैयार करते हैं। विशेषता क्या होती है? सफेद रंग की साड़ी और कत्थई रंग का बॉर्डर, जो मैं तस्वीर में आपको दिखाया। इसके अलावा बस्तर में ही एक और साड़ी चलती है, कछौरा साड़ी। सुर्ख लाल, सुर्ख नीले या सुर्ख हरे रंग की चटकदार साड़ियाँ, ये होती कछौरा साड़ी। इनको बनाने के लिए भी प्राकृतिक रेशों का ही प्रयोग किया जाता है। पूरी तरह से हस्तशिल्प आधारित ये साड़ियाँ होती हैं। खूब कंफर्ट लेवल होता है इसका और इसीलिए आदिवासी अंचल में दृढ़ श्रम करती हुई महिलाएं उसको पहन करके आराम से काम भी कर लेती हैं। और उसका सुर्ख रंग जनजाति क्षेत्र की विविधता को, डाइवर्सिटी को भी दिखा देता है। तो बस्तर जनजाति का समूह में पहने जाने वाला चटक रंग वाली साड़ी, डाई प्रिंट होती है उसमें। उसकी विशेषता है डाई प्रिंट, यानी छापा मार करके प्रिंट करने की विधि। अब बात करते हैं कोसा सिल्क। ये तो बहुत फेमस है। फेमस कहाँ का है? ऑफकोर्स जांजगीर चांपा, रायगढ़ और वही चंद्रपुर। तो 3 जगह। तो ये है हमारी साड़ियों की बातें, जो हमारे यहाँ की अपनी विशेषता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामोद्योग क्षेत्र और
उनका विस्तार जो है उसमें कितने उत्पादन केंद्र हैं, कितने उत्पादन केंद्र हैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित। अगेन एक रिमार्केबल, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब उस पर देखते हैं। तो पहला है कुंवरगढ़, जगह को देखते चलते हैं एक एक करके। पहला है हमारे पास कुंवरगढ़। कुंवरगढ़ पड़ता है धरसींवा ब्लॉक में, रायपुर में पड़ेगा। धरसींवा वही सुपरस्टार अनुज कुमार का क्षेत्र, हाँ वही विधानसभा क्षेत्र है। विधायक महोदय छत्तीसगढ़ी फिल्म के, छॉलीवुड फिल्मों के स्टार अनुज शर्मा का क्षेत्र धरसींवा, वो कुंवरगढ़ क्षेत्र। दूसरा सारागांव जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। तीसरा मैनपुर ब्लॉक है, मैनपुर ब्लॉक पता ही है आपको, गरियाबंद, हाँ। चौथा गरियाबंद खुद है। पांचवा भगत देवरी करके गांव है, ये पड़ेगा महासमुंद के भीतर। पांचवा तिफरा, तिफरा आपको पड़ेगा बिलासपुर में। तिफरा क्यों जाना जाता है? एक तो माता काली का एक बहुत फेमस मंदिर है तिफरा में। दूसरा तिफरा में ही छत्तीसगढ़ का ब्रेल प्रेस भी है, पता है ना ये डाटा, तो याद रखेंगे। और क्या है, तिफरा में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो हमारे पास तिफरा को जोड़ करके सब तरफ से याद रख लें, आपको याद हो ही जाएगा। हरदी बाजार ये कोरबा में पड़ेगा, सूती वस्त्र के लिए काफी फेमस है। देवर बीजा ये बेमेतरा में पड़ेगा, सिया देवी मंदिर है बहुत ही फेमस। और डिमरापाल जो बस्तर में पड़ेगा। तो 9 ऐसे केंद्र हैं जो खादी उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने खादी उत्पादन केंद्र है, आप कहेंगे 9 केंद्र है। और कहाँ कहाँ है, ये है उसकी पूरी सूची। यहाँ गरियाबंद में हमको 2 केंद्र दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो सब आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। आई होप क्लियर है, याद हो जाएगा। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस योजना अंतर्गत यानी कि खादी उत्पादन केंद्र में कौन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, किनको ट्रेनिंग मिल सकेगी? तो यहाँ पर 2 चीजें बता रहा हूं, याद रखिएगा। पहले तो ग्रामीण होना जरूरी, और नंबर 2 पर SC, ST और OBC वर्ग की महिलाएं, SC, ST और OBC वर्ग की ग्रामीण महिलाएं खादी उत्पादन केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अंबर चरखा, हाथ हस्तचलित चरखा जो होता है वो, और सोलर चरखा के माध्यम से सूत कताई के काम आदि की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। आई होप यहाँ तक भी डाटा आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से जटिल प्रक्रिया होती है जो किसी भी वस्त्र निर्माण के अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। ये अभी अभी किसी एक परीक्षा का हिस्सा भी बना था और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक मान करके चलें। इसको पहले बांस शिल्प केंद्र के नाम से जाना जाता था, इसका नामकरण कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। कहाँ है पूछेगा तो याद रखिएगा, ये आपको दिखाई देगा जगदलपुर में। कहाँ है पूछेगा तो जगदलपुर। साथ ही साथ संचालन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। काम क्या होता है? जनजाति महिलाओं द्वारा आदिवासी संस्कृति में तैयार की गई वस्तुओं का प्रचार प्रसार। अब ये कोई भी वस्तु हो सकती है, सिर्फ खादी की साड़ियां मत सोचिएगा या सूती साड़ी मत सोचिएगा। बांस की भी वस्तु हो सकती है, क्योंकि पहले बांस शिल्प केंद्र ही था। हस्तशिल्प में हैंडीक्राफ्ट के और भी सामान होते हैं, वो भी यहाँ विक्रय के लिए लाए जाते हैं, विपणन का एक माध्यम बनाया जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ अटायर या आउटफिट जो है तो छत्तीसगढ़ का प्रॉपर आउटफिट आप देख सकते हो बस्तर अंचल के लिए। या आप इसके अलावा आप बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग विक्रय केंद्र। कहाँ कहाँ खादी ग्राम उद्योग द्वारा अपने विक्रय केंद्र स्थापित किए गए? तो एक तो विक्रय भंडार के नाम से रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, एक जगदलपुर में है। ये 3 जगह तो विक्रय केंद्र हैं ही खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के। इसके अलावा खादी उत्पादन केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला बांस कला केंद्र जो है वहां भी विक्रय किया जाता है। पर यदि आप इसके परे जाकर के ये खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, शबरी इंपोरियम है, उस पर आप जाइए, उसकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। वहां जाकर के आप छत्तीसगढ़ के वस्त्रों को, परंपरागत वस्त्रों को खरीद भी सकते हैं और हमारे बुनकरों का प्रोत्साहन तो होगा ही होगा और आप भी योजना का हिस्सा बनेंगे। तो ये जो कछौरा साड़ी मैं बोल रहा था, चटक सुर्ख लाल रंग वाली, हाँ, तो वो आपको दिखाई देती है जब किसी समूह अंचल में नृत्य आदि करते हुए महिलाओं द्वारा ये पहना जाता है। थोड़ा सा आगे अब और बढ़ते हैं, और भी जानकारियां हैं उनको भी देखते हैं। तो अभी इसी के भीतर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के भीतर ही एक योजना चलती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये पहले, इससे पहले जब योजना इस नाम से नहीं शुरू हुई थी, यानी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से शुरू नहीं हुई थी, तो इसे परिवार मूलक योजना के नाम से जाना जाता था। पर अब इसका नाम बदल गया है। क्वाइट पॉसिबल 2010 से यह बदला है, हालांकि इसका ऑफिशियल कहीं भी डाटा उपलब्ध नहीं है, पर अनुमानित है कि 2010 में नाम परिवर्तन किया गया। इसका पहले नाम हुआ करता था परिवार मूलक योजना।
कौन शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ये योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए काम करती है। कैसे परिवार? जो पारंपरिक कार्य से जुड़ करके रोजगार प्राप्त करने की आशा रखते हैं, ऐसे लोग जो स्वरोजगार के लिए प्रेरित हैं, ऐसे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लघु उद्योग से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं। क्लियर है? पारंपरिक पेशा, लघु उद्योग से जुड़ने वाले लोग, इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान रखेंगे लाभार्थी की पात्रता क्या है। बहुत सिंपल है यार, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये कि वो SC ST या OBC वर्ग में से होना चाहिए। नंबर 3, उसकी आयु 18 से 50 के बीच हो तो वो आवेदन कर सकेगा। उसको पहले से किसी स्वरोजगार योजना से लाभ नहीं मिला है तभी कर सकेगा। यदि वो पहले ही प्राप्त कर चुका है किसी और योजना में तो पात्र नहीं माना जाएगा। और व्यवसाय का संचालन हेतु खुद इच्छुक हो। ये खुद इच्छुक आपको आगे समझ में आएगा क्यों इतना जोर दे रहे हम लोग। अगर व्यवसाय करने के लिए स्व इच्छुक नहीं है तो फिर योजना का लाभ उसको मिलेगा ही नहीं। ये आगे के पॉइंट में आपको समझ में आएगा। तो हम देख रहे हैं पात्रता बहुत सिंपल है, छत्तीसगढ़ का नागरिक है, 18 से 50 साल आयु है, कोई और योजना का लाभ पहले से ना मिला हो और व्यवसाय संचालन के लिए इच्छुक। देखते हैं क्या होता है इस योजना में। इस योजना में ये बोला गया है कि आपको वित्तीय सहायता मिलेगी यदि आप सेवा क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर का, हाँ, जैसे कि नाई का कार्य सेवा क्षेत्र है, आप होटल व्यवसाय करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र है। इस तरह का कोई क्षेत्र है जहां आप किसी दूसरे के सेवा करके अपने टैलेंट को यूज करते हुए रोजगार सृजन करें, जहां आपको कच्चा माल की कम से कम जरूरत पड़े, वो है आपके लिए सेवा क्षेत्र। तो वहां 1 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट जो है आप तैयार कर सकते हैं, उस पर ऋण आपको मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपए की सीमा, यानी कि वहां जहां कच्चा माल की जरूरत होती है, जैसे आप साबुन बनाना चाहते हैं, अचार, तेल, पापड़, बड़ी ये इसका कोई काम करना चाहते हैं, तो अब कच्चा माल तो लगेगा ही लगेगा ना। यहाँ पूरे कामों की लिस्ट देख सकते हैं, अगरबत्ती उद्योग, साबुन, वॉशिंग पाउडर, बांस, सिल्क, दोना पत्तल, इन सब में कच्चा माल लगेगा। तो कच्चा माल यदि लगेगा तो विनिर्माण क्षेत्र का है। तो 3 लाख रुपए तक का आप यूनिट स्थापित कर सकते हैं, ऋण भी मिलेगा और उस पर सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी कितनी? अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा है 35%। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 35%, सीधे 35% अनुदान, पर यह तब मिलेगा जब 5% आप स्वयं अंशदान करने के लिए इच्छुक हो। यानी अपने प्रोजेक्ट पर जब आप 5% पैसा लगाने के इच्छुक हो तभी आपको इस योजना के तहत ऋण और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अन्यथा ये तो बहुत इजी हो जाता है, कोई भी इस योजना का फॉर्म भरता है, पैसे निकालता है। हाँ, इसलिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि आप 5% योजना में खुद इंटरेस्ट दिखाएं, तब कहीं जाकर के आपको सब्सिडी 35% तक मिल सकेगी। बाकी आसान किस्तों में आप उसका भुगतान कर सकते हैं, जैसा आपका अधिसूचित बैंक आपको किस्त बांधना चाहे वैसा। काम की पूरी एक सूची है, आप चाहें तो इसको याद करें, रट्टा मारे, पर मुझे नहीं लगता आपको इसकी जरूरत है। कोई भी अपने व्यक्तिगत क्षेत्र का कार्य है, आप भी सोच के रखे होंगे खूब सारे कार्य, उनमें से कोई भी कार्य आप उठा सकते हैं और उसको प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और वर्जन वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। नाम में प्रधानमंत्री जुड़ गया, इसका क्या मतलब समझे? योजना केंद्रीय हो गई, यही तो हुआ। चलिए, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMEGP कहते हैं, 15 अगस्त 2008 को इसको अनाउंस किया गया था। संचालित हो रहा है भारत सरकार के द्वारा। इससे पहले 2 योजनाएं चलती थी। योजना नंबर 1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, उसको उठाया गया, और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना उसको उठाया गया। दोनों को कर दिया गया मर्ज और मिलाकर के बना दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बना। संचालन इसका कर रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ध्यान रखिए, केंद्र स्तर पर आयोग है और राज्य स्तर पर गठित होने वाले को बोर्ड कहते हैं। क्लियर है? KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसका संचालन कर रही है। अब याद करते हैं, मुख्यमंत्री वाले में क्या हो रहा था? केवल ग्रामीणों के लिए था। यहां ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं।
मुख्यमंत्री वाले में क्या हो रहा था, SC ST और OBC यहां पर सामान्य वर्ग को भी ऋण की सुविधा दी जानी है। तो ये मेन अंतर है, शहरी भी है ग्रामीण भी है। सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए है, और ये भी याद रखना है कि किनको लाभ मिल रहा है, तो लाभ इसमें मिलेगा सामान्य लोगों को भी और अन्य वर्ग के लोगों को भी। इसकी संचालन या क्रियान्वयन के लिए 4 एजेंसी है मेनली, यहाँ 5 लिखा गया वो गलत है, 4 है, क्लियर कर देता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय स्तर पर खुद खादी और ग्रामीण, यही अपना पहला खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC, ये राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, तो यहां पर ये जो 3 लिखा गया है ये नहीं है, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक साथ रहेगा। जिला स्तर पर DIC यानी जिला उद्योग केंद्र, और चौथे नंबर पर है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक, जिनको ऋण देने या लोन देने के लिए बोला जाए। तो 4 एजेंसियां हैं जो क्रियान्वित करेंगे। क्लियर है, शहरी के लिए भी है ग्रामीण के लिए भी है, क्लियर हो रहा है ना। 4 एजेंसी है जिसको संचालित करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना ऋण मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो पहले आते हैं सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग को सामान्य पहले निपटा लेते हैं, ग्रामीण और शहरी 2 हिस्से में बांट करके। सामान्य वर्ग का यदि ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो 25% तक सब्सिडी मिलेगी। वहां था सीधे ग्रामीण में 35, यहाँ 25% सामान्य के लिए। और शहरी क्षेत्र में यदि कर रहा है तो 15% तक सब्सिडी मिलेगी। पर अब आती है शर्त, वहां याद करिए मुख्यमंत्री वाले में आप लगा रहे थे 5% अपनी तरफ से, यहाँ लगाना है 10%। तो यदि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है, ग्रामीण के लिए कर रहा है तो 25% सब्सिडी, शहरी के लिए कर रहा है तो 15% सब्सिडी, लेकिन तब जब परियोजना लागत का 10% वो खुद वहन करने को तैयार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं विशेष क्षेत्र। अब ये विशेष श्रेणी क्या है, SC ST OBC जो वहां भी था, उसके अलावा महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक, ये सब आ गए विशेष श्रेणी में। वहां केवल ये 3 थे, अब यहाँ ये सब आ गए। आई होप यहाँ भी क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, 35% मिल रहा है। कब, जब आप ग्रामीण वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ग है, ग्रामीण शहरी, वहां केवल ग्रामीण था, और शहरी को मिलेगा 25%। तो ग्रामीण 35 ही है, शहरी 25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कब मिलेगा, जब खुद अंशदान करे 5%। ये तो सेम टू सेम हो गया, वहां जनरल वाले में 10 और उस वाले मुख्यमंत्री वाले में जनरल पे था ही नहीं, तो यहां पर सेम टू सेम प्रावधान है। शहरी बस है तो 25%, यही अंतर करना है, ज्यादा जटिल मत बनाइए चीजों को, बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाती है। फिर याद करते हैं कि परियोजना लागत की सीमा कितनी है। तो यदि आप निर्माण इकाई लगा रहे हैं कोई, यानी कि ऐसी जिसमें कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको 50 लाख रुपए तक, और यदि आप सेवा कार्य में करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक आप कर सकेंगे इसमें प्राप्त। क्लियर हो गया, वहां 1 और 3 था, यहाँ 20 और 50 का हिसाब किताब है। तो प्रधानमंत्री वाला भाई और थोड़ा बड़े लेवल पर है, ग्रैंड स्केल पे। यहाँ सामान्य भी है, SC ST OBC, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, सब है पात्र। शहरी भी है, ग्रामीण भी है प्रधानमंत्री में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलने वाले बैंक ऋण में आपको ब्याज दर 11 से 12% के बीच रखी जाएगी। उससे ज्यादा यदि लगता है तो ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक इतने पर ही उनको ब्याज दे, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रहती बैंकों से। ऋण चुकाने की अवधि 3 से 7 साल, यानी दीर्घकालिक ऋण मिल रहा है। इस तरह के ऋण को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, सॉफ्ट लोन। जहां ऋण का ब्याज दर कम रहे और ऋण चुकाने की अवधि लंबी रहे तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट लोन। ये सॉफ्ट लोन जैसा प्राप्त होगा। तीसरा शर्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लाख से ज्यादा का यदि आपका परियोजना है, यहाँ पे क्या था, आपको 20 और 50 लाख दे रहा था। अगर ऐसे में आपकी परियोजना लागत 5 लाख से ज्यादा है तो आपको स्किल्ड होना जरूरी है, ट्रेनिंग प्राप्त होना जरूरी है। तो यहीं पे सुनिश्चित कर रहा है कि आपको कम से कम 10 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण मिला हो, वरना बात गड़बड़ा जाएगी। आई होप क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी की राशि सीधे बैंक में आएगी और 3 वर्षों के लिए लॉक कर दी जाएगी। यह नहीं कि आपको सब्सिडी की राशि मिल गई, चलो उसको निकालते हैं, पार्टी करते हैं, वो पैसा खर्च कर देते हैं। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आप उस क्षेत्र में उद्यमिता में काम कर रहे हैं कि नहीं। 3 साल तक सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में लॉक रहेगा, आप आहरित नहीं कर सकते। 3 साल बीत जाने पर आप उसे आहरित कर सकेंगे और अपने उद्योग में और लगा सकते हैं। विस्तार करिए, क्या दिक्कत है। तो ये तो हो गया आपके लिए इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू।
आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं एकदम नए टॉपिक पे, ये बोनस है आप सबके लिए। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य में माटी कला बोर्ड का भी गठन किया गया है और ग्राम उद्योग के लिए यह भी कार्य करता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 13 अगस्त साल 2012 को। पहला क्वेश्चन जो बेसिक है वो यही पूछ सकता है इसमें, किसकी स्थापना का वर्ष क्या है, तो 13 अगस्त साल 2012। चूंकि माटी कला बोर्ड है यानी मिट्टी से जुड़े हुए लोग, मिट्टी से जुड़े हुए हमारे पॉटर्स यानी कि कौन, कुंभकार लोग। तो पॉटरी का काम करने वाले कुंभकारों के लिए, आदि शिल्पकारों के लिए, पुराने समय से मिट्टी शिल्प पे कार्य करने वाले लोगों के लिए ये कार्य करती है माटी कला बोर्ड। विभाग क्या देता है सुविधा, प्रशिक्षण सुविधा देता है, औजार उपकरण आदि खरीदने में सहायता देता है, कार्यशाला के लिए अनुदान देता है यानी ट्रेनिंग आदि भी दिलवाता है, विपणन में सहायता करता है, बेचने में सहायता करता है, और आदि शिल्पकारों को यानी पुराने जो शिल्पकार हैं उनके विकास हेतु कार्य करता है, उनके जीविका, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत फेमस मिट्टी शिल्पकार रही सोनाबाई रजवार। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए भी कार्य करता है माटी कला बोर्ड। इतने पे खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते। आगे क्या है हमारे पास, आगे आंकड़े पर ध्यान देते हैं। छत्तीसगढ़ जो माटी कला बोर्ड है उसके भीतर क्या योजना चल रही है। दो बड़ी योजना चल रही है, ऐसे तो और छोटी छोटी है पर ये दो मेन है जो आपके काम आएंगे। पहला है कुंभकार टेराकोटा योजना। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। कहां से शुरुआत हुई इसकी पता है, सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार टेराकोटा आर्ट देता है आपको, और उसके बाद टेराकोटा हमारी संस्कृति का, ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा बन गया। तो टेराकोटा आर्ट जो है उसके लिए कुंभकार टेराकोटा योजना, इसमें निःशुल्क चाक इलेक्ट्रिक वाली कि आप प्लग इन करें, चाक घूमने लगेगा, आप मिट्टी से आकार दीजिए, आपको बार बार चाक चलाने की समस्या से निजात। इससे क्या होगा, आपका कौशल विकास होगा, आपका समय बचेगा। तो निःशुल्क वितरण किया जाता है इसमें आखिरी आंकड़ा 2015-16 का था, जो आपके लिए जरूरी नहीं रहेगा कितने इलेक्ट्रिक चौक बांटे गए हैं, पर योजना का नाम याद रख सकते हैं कि निःशुल्क बांटा जाता है, हमारा काम उतने से हो जाए। दूसरा है ग्लेजिंग यूनिट, और इससे खूब क्वेश्चन आए हैं भूतकाल में और भविष्यकाल में भी आने की संभावना है। ग्लेजिंग यूनिट यानी एक ऐसी संस्था जो आपके जो मिट्टी के शिल्प जो आप तैयार कर रहे हैं, दिया हो सकता है, घड़ा हो सकता है, सुराही हो सकती है, उसको और कलात्मक रूप देना, आकर्षक बनाना, ताकि खरीदने के लिए लोग प्रेरित हों। न सिर्फ उसका प्रयोग पानी पीने या दिया जलाने के लिए, बल्कि सजावटी पदार्थ के रूप में भी। तो इसके लिए आपको आर्टिस्टिक वर्क सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिलाई जाती है। ग्लेजिंग यूनिट यही काम करता है, कुंभकारों को ट्रेनिंग दिलाता है। अलग अलग जगह के कुंभकारों को बुलाया जाता है, चाहे वो जयपुर हो, केरल के लोग हो, वो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पहला ग्लेजिंग यूनिट बना था गढ़फूलझर। गढ़फूलझर महासमुंद में पड़ता है और किन्हीं और कारणों से भी चर्चित है ये जगह। गढ़फूलझर में दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहला ये, गुरु नानक देव गढ़फूलझर आए थे, ठहरे थे, और उनके सम्मान में गढ़फूलझर गांव आज भी गुरु नानक के आदर्शों का पालन करने वाला गांव है, जहां एक भी चोरी डकैती की घटनाएं नहीं होती हैं। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, हर घर बगल वाले घर के यहाँ की साफ सफाई का भी ख्याल रखता है। इस तरह के गांव के रूप में चिन्हित है, और सोचो ये हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्धि। दूसरा, गढ़फूलझर की सीमा लगती है उड़ीसा से, तो अभी एक पुल का निर्माण किया गया है जो कनेक्ट कर रहा है उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ को, और इससे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच पर्यटन बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। करंट अफेयर्स भी मैं आपको अपडेट करा दिया। दूसरा बनाया गया तेलाई कछार, जो सूरजपुर में पड़ता है, और तीसरा नारी धमतरी में। ये तीन हमारे ग्लेजिंग यूनिट तैयार हो चुके हैं। प्रस्तावित कहाँ है, तो दुर्ग के पाटन में बन रहा था, वो ऑलमोस्ट बन गया होगा अब तक। बाकी फिर बस्तर है, बिलासपुर है, डोंगरगांव जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ेगा, खुद राजनांदगांव और रायगढ़, इन जगहों पर प्रस्तावित है। पर अब इस प्रोडक्ट बन जाएंगे तो उसको बेचना भी तो है, तो हमको चाहिए एम्पोरियम। ऐसे एम्पोरियम कहाँ संचालित हो रहे हैं? एक तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संचालित हो रहा है, महंत घासीदास संग्रहालय, गुरु घासीदास संग्रहालय मत करना, महंत घासीदास संग्रहालय। और दूसरा छत्तीसगढ़ हाट के नाम से जगह है, पंडरी, तो कपड़ा मार्केट हुआ करता था पहले, बस स्टैंड पहले, हाँ वो वाला, वो रायपुर। तो दो जगह विपणन का कार्य भी किया जा रहा है। तो आई होप क्लियर है। 2014-15 से ग्लेजिंग यूनिट स्थापित की गई है और उसके विक्रय का जुगाड़ भी कर दिया गया है। तो इतना कुछ हम बटोर सकते थे इस छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के माध्यम से। तो बाकी यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और
मैं भी इस तरह का कुछ धारण कर ही लिया हूँ, क्योंकि हम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पढ़ रहे थे। ये जो आपको धारण दिखाई दे रहा है ये असम का बहुत फेमस वस्त्र है गमोचा। वैसे तो मुझे पहनना था छत्तीसगढ़ वाला, पर उपलब्ध नहीं था मेरे पास। अब कोशिश करते हैं वो भी जुगाड़ते हैं, और लीजिए आप भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से। फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि अभी मेरे वीडियोस पे आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आपको कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो इसका कृपया और थोड़ा विस्तार करें, अपने साथियों से साझा करें, मुझे खुशी होगी। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। नमस्कार।